मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामलला के दर्शन करने जाने वाले हैं। मंत्री विधायकों के साथ सीएम योगी करेंगे दर्शन। लखनऊ से बस से विधायक अयोध्या पहुंचेंगे। रामलला के बाद हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करेंगे। और देखिए, सीधे लखनऊ चलते हमारी सहयोगी प्रीति हमारे साथ जुड़ी है उसी बस से जिस बस में विधायक बैठे हुए हैं, और आज बस के जरिए ही लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होना है। अयोध्या पहुंचना है राम की नगरी में और रामलला के दर्शन किए जाएंगे। प्रीति के पास सीधे चलते हैं। प्रीति, लगता है अब बस रवाना हो रही है, क्या जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊं कि TV9 की जो टीम थी वो अभी बस के अंदर मौजूद थी, और ये वो बस है जहां पर पूरे जो मंत्रिमंडल है वो वहां पर मौजूद है। सतीश महाना जो है वो यहां पे मौजूद है, राजा भैया मौजूद है और आराधना मिश्रा भी इसी बस में मौजूद है, और मंत्रियों के जो पूरा जो मंत्रिमंडल है वो इस मौजूद है। मैं आपको बताऊं कि 10 ऐसी जो बसें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं, और रामलला के दर्शन के लिए यहाँ पर जो बसें हैं वो यहाँ से निकलने वाली हैं। बसें पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं, और ये जो रामलला के दर्शन के लिए जो लोग जा रहे हैं, जो विधायक जा रहे हैं, उसमें खास बात ये है कि इसमें बसपा पार्टी के उमाशंकर जी और कांग्रेस पार्टी की आराधना मिश्रा भी इस बस में मौजूद है, और इन दोनों पार्टियों के जो विधायक हैं वो भी जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे, ओम प्रकाश राजभर भी पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम यहाँ पे पहुंचे। ओम प्रकाश राजभर से मैं बात करने की कोशिश यहाँ पर करता हूं। रुकिए भाई, देखा जाए, चलिए दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मना किया है। अरे मना करने दो भाई, मना करने दो। ये देखिए, ओम प्रकाश राजभर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और पूरी जो बस है वो यहाँ पर तैयार हो चुकी है। और ये आप देख पा रही होंगी कि सबसे पहले जो है ये जिसमें सतीश महाना, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोग इस बस में, राजा भैया आपको नजर आ रहे होंगे, सभी लोग इस बस में हैं। सबसे पहले इस बस को हरी झंडी दी जाएगी, उसके बाद लाइन से जो बसें हैं वो यहाँ से निकलेंगी। और ये देखिए, बस यहाँ से निकलते हुए अयोध्या के लिए जाते हुए आराधना मिश्रा मोना आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, बसपा के उमाशंकर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। और ये वो बस है जिसमें सभी जो मंत्री हैं, जो पूरी कैबिनेट जो है वो इस बस में आपको नजर आ जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी इसी बस में मौजूद है, और पूरी जो बस है, ये देखिए, बस रवाना होते हुए विधानसभा के बाहर से बस रवाना होते हुए, और इसी तरीके से एक एक बस करके 10 बसों को यहाँ से अयोध्या जाएंगी, रामलला के दर्शन किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हनुमानगढ़ी जाएंगे, हनुमानगढ़ी में दर्शन किए जाएंगे, और मंत्री जो है, विधायक जो है, यहाँ से रवाना होते अयोध्या के लिए। जो पहली जो बस है वो यहाँ से निकल रही है। सिद्धार्थनाथ सिंह आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, अपने परिवार के साथ मौजूद है, और सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और सभी लोग जो हैं, जो सभी विधायक हैं वो जो है वो सभी लोग लाइन से बसों में बैठ चुके हैं, और पहली बस जो है यहाँ से विधानसभा से रवाना होते हुए आप देख पा रहे होंगे कि अयोध्या के लिए रवाना होने के लिए ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उमाशंकर जो बसपा के विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बस अगर हम बात करें तो सपा के जो विधायक हैं वो नहीं जा रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था कि वो इस रामलला के दर्शन करने के लिए इन मंत्रिमंडल के दल के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा था बिल्कुल प्रीति, और देखिए लगातार आप तस्वीरें दिखा रही हो, और बस कुछ ही देर के बाद ये जो 10 बसें हैं वो रवाना हो जाएंगे अयोध्या के लिए। और आपको दिखाते हैं कि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस दौरान क्या कहा। अद्भुत दृश्य है, और देख रहे हैं कि सभी माननीय विधायक, माननीय मंत्रीगण, सभी लोग हम लोगों के साथ जा रहे हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी और सभी लोग के मन में तीव्र आकांक्षा है कि प्रभु रामलला के दर्शन हम लोग समवेत करें। आपने सब कुछ कन्वेंस कर लिया, बसपा भी आ गई, सभी जा रहे हैं, सभी नहीं ला पाया। देखिए, समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र के बारे में आप पहले से जानते हैं। उन लोगों ने भारत की संस्कृति से, प्रभु रामलला से हमेशा देश भावना के तहत काम किया है। इन्हीं लोगों की सरकार में अयोध्या रक्त रंजित हुई थी, तो कैसे जा पाएंगे। हम सब भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रभु रामलला का भव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, आज दुनिया उसकी सराहना कर रही है।
और रामलला दर्शन के लिए जा रही महिला विधायकों से भी हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने बात की। उन्होंने क्या कहा, रिपोर्ट देखिए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टीवी 9 के कैमरे पर कि सभी महिला विधायक जो है वो बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और जब महिला विधायक यहाँ पर पहुंची हुई हैं और राम भजन ना हो तो ये लगता है कि थोड़ा अधूरा रह गया है। इन्हीं लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी उत्साहित है ये और किस तरीके से राम लला के दर्शन करने के लिए कितनी उत्साहित है ये सभी लोग। ये बताइए मैम, कितनी उत्साहित हैं आप सभी लोग? मैं देख रही हूँ कि सभी महिलाएं जो हैं वो पहुँच चुकी हैं यहाँ पर, सभी महिला विधायक यहाँ पहुँच चुकी हैं। सर्वप्रथम बोलूँगी, जोर से बोलिएगा, जय जय श्री राम। आज हम सभी लोगों का ये सौभाग्य की बात है कि आज हम सब लोगों को ये अवसर प्राप्त हुआ है। तो सर्वप्रथम अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। इन लोगों की वजह से आज ये शुभ दिन आया है और 500 साल तक हमारे सभी हम लोगों ने इंतजार करने के बाद आज दर्शन हो रहे हैं। ये बताइए मैम, इस तरीके की जो ये था कि सभी लोग अपने परिवार के साथ भी जा सकते हैं, उसको किस तरीके से देखती है सरकार के इस फैसले को कि जो चाहे अपने परिवार के साथ भी जा सकते? लगातार हमारी सरकार व्यस्त रहती है कामों में, सारे मंत्रीगण, विधायकगण, एमएलसी गण लगातार व्यस्त रहते हैं और ऐसे सुखद क्षण जो 500 सालों बाद आया है हम सभी के जीवन में, तो इसके लिए मैं बधाई दूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, अपने नेतृत्व को। ये विधायक हैं, इन लोगों को आपने सदन में गरजते हुए तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से ये सदन में गरज भी सकती हैं और राम लला में के दर्शन करने के लिए ये भक्त यहाँ पे भजन भी कर सकती हैं। और वहीं बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा, अध्यक्ष जी ने हम सबको बुलाया है, इसका कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बीएसपी के विधायक उमाशंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। सर, आप भी दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, हालांकि सपा ने कहा था कि वो नहीं जाएगी, लेकिन बीएसपी के विधायक पहुंचे। नहीं, सपा भी जा रही है। सपा के आदरणीय, देखिए अभी आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने देखा होगा हाउस में, केवल अध्यक्ष जी ने काउंटिंग करा दिया, उसके लिए कितना बवाल हो गया। उनके एक विधायक जो है उनको आकर के कहे कि नहीं हम तो पक्ष में थे भाई, इसमें क्या है। ये सब चीजें, इसका कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सभी दल के लोगों ने कहा था कि अध्यक्ष जी हम लोग आपके नेतृत्व में हम लोग भी चले दर्शन कर रहे हैं, तो अध्यक्ष जी कहे कि बिल्कुल मैं अवसर दूंगा। तो अध्यक्ष जी ने इस बात को हम लोगों को आमंत्रण दिया है, तो इसका कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये देखिए, उन्होंने कहा कि इसका कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हालांकि सपा ने ये जरूर कहा था कि जब भगवान राम उनको बुलाएंगे तब वो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बीएसपी के जो विधायक हैं वो पहुँच चुके हैं और अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यहाँ पर और जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। हालांकि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और बसें लग चुकी हैं और बस कुछ ही देर में यहाँ से अयोध्या के लिए जो विधायक हैं वो यहाँ से निकलेंगे। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, टीवी 9 भारतवर्ष, लखनऊ। प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मुझे 22 जनवरी को भी रहने का सौभाग्य मिला था और आज भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलने वाला है और हम सभी अपने सम्मानित दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। जय श्री राम। सपा हो जाएगी, सपा हो जाएगी। धन्यवाद। केशव जी भी पहुंचे हैं और देखिए विधानसभा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे और देखिए लखनऊ से हमारी सहयोगी प्रीति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीति, इससे पहले भी आपकी कई रिपोर्ट्स हमने देखी, कुछ बसेस रवाना भी हो चुकी हैं। कुल कितनी बसेस रवाना हुई है विधायकों को लेकर और क्या जानकारी मिल पाई, कितने विधायक उपस्थित रहे वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुल 10 बसें लगाई गई थी, जिसमें से 6 बसें जो हैं वो रवाना हो चुकी हैं और बाकी की जो बसें हैं वो एक एक करके रवाना हो रही हैं। और जहाँ तक हम विधायकों की संख्या की बात करूँ तो लगभग 100 से ज़्यादा जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे और कुछ विधायक ऐसे थे जो अपने परिवार के साथ पहुँचे हुए थे। जो यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना, वो खुद अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए थे, जो रामलला के दर्शन
दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और साथ ही बहुत सारे जो विधायक और बहुत सारे जो मंत्री हैं वो भी अपनी पत्नियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए थे जो विधायक करने के लिए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 6 बसें रवाना हो चुकी हैं और आप देख पा रहे होंगे कि बाकी की जो बसें, जो बची हुई बसें हैं वो भी यहाँ पर रवाना हो रही हैं और एक एक करके जो सभी जो बसें हैं वो यहाँ से निकल रही हैं। हालांकि सपा पार्टी को अगर हम छोड़ दिया जाए तो बाकी, चाहे हम बसपा की बात करें चाहे हम कांग्रेस की बात करें, दोनों पार्टियों के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। तो बिल्कुल प्रीति, 6 बसें रवाना हो गए, कुल मिलाकर 10 बसों में यूपी सरकार के मंत्री, विधायक और कुछ और दलों के जो विधायक हैं वो रवाना हो रहे हैं अयोध्या के लिए, रामलला के दर्शनों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रीति इस पूरी जानकारी के। हल्द्वानी हिंसा को लेकर आपकी ये बड़ी खबर है। हल्द्वानी हिंसा के गुनहगारों की तलाश तेज हो गई है। पुलिस की 10 टीम दूसरे राज्यों में छापेमारी कर रही है। कई उपद्रवी हल्द्वानी छोड़कर दूसरे राज्यों में छिप गए हैं। उपद्रवियों के रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है पुलिस की तरफ से। तो दूसरे राज्यों में भी हल्द्वानी हिंसा, जो कि 8 तारीख को भड़के अवैध निर्माण को गिराने के बाद, ढहाने के बाद, इसके बाद कई दूसरे राज्यों में हल्द्वानी हिंसा के आरोपी छिप गए और इसके बाद पुलिस की टीमें, कुल मिलाकर 10 टीमें इस वक्त उनकी तलाश कर रही है। आप देखिए हल्द्वानी से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट। अब प्रशासन का काम उपद्रवियों को पकड़ना और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी तेज़ी की जा रही है। 10 से ज़्यादा टीमें उन उपद्रवियों की तलाश में उत्तराखंड से बाहर जा रही हैं जो लोग यहां पर 8 फरवरी की रात को हिंसा करने के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर यहां से चले गए थे। टीमें बरेली, मुरादाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले, दिल्ली और दूसरे राज्यों में भी उपद्रवियों की तलाश कर रही है। दरअसल पुलिस के पास कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें उपद्रवियों के चेहरे साफ हैं। अब पुलिस लगातार बनभूलपुरा इलाके में छापेमारी कर रही है, दिन में भी छापेमारी कर रही है और कल देर रात भी बनभूलपुरा इलाके में पुलिस ने छापेमारी की। जो आरोपी उपद्रवी हैं उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है और मोबाइल फोन के सर्विलांस के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो मुख्य आरोपी है अब्दुल मलिक, उसका बेटा और उनकी भी इस पूरे मामले में तलाश की जा रही है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, 50 से ज्यादा भी हिरासत में लिए गए हैं, 3 FIR दर्ज है। फिलहाल इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं और अब प्रशासन ने यहां पर इंटरनेट और जो कर्फ्यू था उसको हटा लिया है। सिर्फ और सिर्फ बनभूलपुरा इलाके में अभी भी कर्फ्यू जारी है। प्रशासन की कोशिश है कि हल्द्वानी में किसी भी तरीके का उपद्रव अब ना होने पाए, इसीलिए केंद्र से 4 एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्स की डिमांड की गई है। 4 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स मांगी गई है ताकि यहां पर शांति रहे और इसके साथ ही चूंकि उपद्रवी अभी भी अंदर बनभूलपुरा इलाके में घरों में बड़ी संख्या में है, उनको पकड़ने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत है। इसीलिए ये 4 कंपनी एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्स की डिमांड केंद्र से की गई है। फिलहाल 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स अभी भी बनभूलपुरा इलाके और हल्द्वानी में तैनात की गई है। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक अभी भी पुलिस के रडार से दूर है। पुलिस उसको पकड़ने के लिए कई जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है। और देखिए TV9 की टीम सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है, वहां से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही है। 2 सहयोगी नजर आ रहे होंगे, पुनीत और अभिजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्द्वानी से ही। सबसे पहले पुनीत का रुख करेंगे। पुनीत, अभी पूरी रिपोर्ट मैंने आपकी देखी और सुनी जिसमें आप बता रहे थे कि अभी भी हालात काबू में तो है लेकिन इस आशंका बनी हुई है कि माहौल फिर से खराब किया जा सकता है, इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिमांड भी रखी है। इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन बनी हुई है और जो मास्टरमाइंड जिसका नाम भी सामने आ गया अब्दुल मलिक, वो कब तक पकड़ा जाएगा? कैसी चल रही है वहां इन्वेस्टिगेशन? 8 फरवरी को जो हिंसा हुई थी उसके बाद पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन उपद्रवियों को गिरफ्तार करना है जिन्होंने इस हिंसा में पुलिस के ऊपर और नगर निगम कर्मचारियों के ऊपर सीधा अटैक किया था। बनभूलपुरा थाने को जलाया था, सरकारी गाड़ी और सरकारी प्राइवेट गाड़ियों को जलाया था और इसके अलावा फायरिंग भी की थी। पुलिस अब वीडियो फुटेज के जरिए उन तमाम लगभग 5000 से ज्यादा संदिग्ध लोगों की तलाश कर रही है और इसीलिए 10 से ज्यादा टीमें मुरादाबाद, बरेली आसपास के जो जिले हैं, रामनगर और इसके अलावा गाजियाबाद और दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी गए हो, क्योंकि अंधेरे का फायदा उठा करके रात को ही ये उपद्रवी यहां से चले गए थे। यह भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग हो सकता है बाहर से भी आए थे, क्योंकि प्रशासन के मुताबिक ये जो हमला हुआ था ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ था। फिलहाल इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की कवायद चली और इसीलिए हर रोज यहां पर बनभूलपुरा इलाके में छापेमारी की जा रही है। रात को खासतौर से छापेमारी की जा रही है, लेकिन
सुरक्षित नहीं है और एक बार फिर ये पुलिसकर्मियों पर छापेमारी के दौरान, पकड़ के दौरान हमला न करे, इसीलिए ये 4 कंपनी एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्स की डिमांड केंद्र सरकार से की गई है ताकि जो उपद्रवी हैं उनको पकड़ा जा सके। फिलहाल बनभूलपुरा इलाके में कर्फ्यू है, इंटरनेट भी इस इलाके में बंद है और जो हल्द्वानी का दूसरा इलाका है वहां पर जनजीवन सामान्य कर दिया गया, कर्फ्यू को खोल दिया गया। पुनीत, तो बनभूलपुरा को छोड़कर बाकी जो इलाके हल्द्वानी के, वहां पर स्थिति सामान्य की गई, वहां पर कर्फ्यू लिफ्ट कर लिया गया, उठा लिया गया, लेकिन अभी बनभूलपुरा में पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, अभिजीत और पुनीत। इस बीच बड़ी खबर इससे जुड़ी बता दें, हल्द्वानी के कई इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई है। बनभूलपुरा में कर्फ्यू हालांकि अभी जारी है। बनभूलपुरा को छोड़कर पूरे हल्द्वानी में इंटरनेट बहाल है। हल्द्वानी शहर में हालात अब सामान्य हो चले हैं। और आप देखिए, बनभूलपुरा से हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा के तीसरे दिन भी कर्फ्यू लगातार बरकरार है और हम इस वक्त बनभूलपुरा में ही मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं कि यहां पर अर्धसैनिक बल और यहां के स्थानीय पुलिस की तैनाती आपको लगातार दिखाई देगी और कर्फ्यू में किसी भी तरह की ढील बनभूलपुरा में फिलहाल नहीं दी गई है। हल्द्वानी के अन्य इलाकों में कर्फ्यू में ढील जरूर दी गई है और कुछ इलाकों में आंशिक रूप से इंटरनेट सेवा भी शुरू कर दी गई है, लेकिन बनभूलपुरा में प्रशासन की सख्ती लगातार बरकरार है क्योंकि उनका ये असेसमेंट है कि स्थिति तनावपूर्ण एक बार फिर से हो सकती है ढील देने पर, इसलिए कर्फ्यू में किसी तरह की ढील नहीं दी गई है। लोगों को जरूरी काम के लिए प्रशासन जो है अपनी तरफ से मदद दे रहा है। राशन, दूध या अन्य जरूरी सामान, मेडिकल सुविधाएं उन तक पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन और देखिए, अभिजीत ठाकुर की आप रिपोर्ट देख रहे थे, सीधा अभिजीत का ही रुख करते हैं। अभिजीत, वजह क्या नजर आ रही, क्योंकि इस वक्त आप हल्द्वानी मौजूद हैं, बाकी हर जगह हालात सामान्य, लेकिन इस वक्त क्या जो संवेदनशीलता है, जो हालात है अभी तनावपूर्ण बने हुए हैं क्या इस इलाके बनभूलपुरा में? बिल्कुल, प्रशासन को इस बात की आशंका है कि यदि कर्फ्यू में ढील दी गई या फिर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती को यहां से कम किया गया तो एक बार फिर से हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं और इसी अंदेशे के साथ प्रशासन ने अभी तक जो है वो सख्ती बरकरार रखी है। मैं इस वक्त बनभूलपुरा के अंदर ही मौजूद हूं और आपको यहां से हम तस्वीर दिखाएंगे कि इससे आगे, इस बैरिकेडिंग से आगे जाने की इजाजत अब भी नहीं दी जा रही है। तमाम जो दुकानें हैं वो बंद रखे गए हैं और कर्फ्यू में जिस तरह की सख्ती पहले दिन थी वो तीसरे दिन भी बरकरार आपको दिखाई देगी। यहाँ पर एसएसबी की तैनाती है, उत्तराखंड पुलिस की तैनाती है और उसके अलावा आईटीबीपी की भी तैनाती जगह जगह पर की गई है। तमाम जो गलियां हैं उसे सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के साथ साथ सील कर दिया गया है और घरों के बाहर निकलने की अनुमति अभी तीसरे दिन भी यहां पर नहीं दी गई है। हल्द्वानी में जहां तक बात है कि कर्फ्यू में ढील देने की या फिर कर्फ्यू हटा लेने की, तो कर्फ्यू जरूर हटाया गया है, लेकिन अभी भी बाजार आपको बंद दिखाई देंगे। हम आपको जो बनभूलपुरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, अब दूसरी तरफ ये दूसरा इलाका आ जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि तमाम मार्केट और दुकानें आपको अभी भी बंद दिखाई देंगी। तो जो कर्फ्यू हटाया भी गया है उसके साथ ही अभी इस बात की बिल्कुल, देखिए हमारे दो सहयोगी सीधे ग्राउंड जीरो से, हल्द्वानी से, बनभूलपुरा से, जहां पर तनाव का माहौल है इस वक्त, लेकिन पुलिस लगातार गश्ती कर रही है और स्थिति काबू में कर रही है। दोनों ही संवाददाता ताजा रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पुनीत और अभिजीत, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे भी आपके पास आएंगे जानकारी लेने के लिए। और अब आपको हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड का चौंकाने वाला वीडियो हम दिखाएंगे। 8 फरवरी को जब नगर निगम की टीम पहुंची तो उस दिन आरोपी अब्दुल मलिक से जमकर बहस हुई थी। हल्द्वानी के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय और अब्दुल मलिक के बीच बहस का वीडियो सामने आया है। ये अतिक्रमण वाले एक्शन से ठीक पहले का वीडियो है। और आप इसे कह रहे हो उसका 99 साल की मेरे पास लीज है, इसकी दिखाइए ना, दिखाइए। अरे इसमें आपने नगर पालिका में जाके देखो, नंबर पढ़ लो ये। हाँ तो भाई लीज हुई हुई, लीज हमारी सबकी खत्म हो गई है। ठीक है, आपने लीज नहीं कराया, एक बात बताइए, पूरी हल्द्वानी में किस से फिर आप रिकॉर्ड कर लो पूरा। ऐसा सुनिए मेरी बात, आपकी लीज खत्म है, फ्रीहोल्ड नहीं है, नजूल जमीन है, मैं कब्जे में ले रहा हूँ, आपको जहाँ जाना चाहिए। सर हम कब्जे में नहीं देंगे, आप हट जाइए यहाँ से, नहीं बुलाइए, पीएससी बुलाइए, हट जाइए, तुरंत हट जाइए। अगर आपका फ्रीहोल्ड नहीं है आप हट जाइए। अरे दादा के नाम बात कर दी मैंने, कोई मत बोलो, बात कर दी मैंने। अगर आपका फ्रीहोल्ड नहीं है हट जाइए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ में आज पीएम मोदी के दौरे को लेकर बड़ी तैयारियां की गई है। कुल मिलाकर 7,300 करोड़ की सौगात एमपी को दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद हर समय प्रधानमंत्री के इस दौरे की निगरानी कर रहे हैं।
पीएम मोदी के झाबुआ दौरे को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बेहद उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हर चाक चौबंद व्यवस्था को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुकम्मल बताया। उन्होंने कहा कि आज का दिन झाबुआ ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि पूरे आदिवासी समुदाय के लिए पीएम का ये दौरा बेहद अहम साबित होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जब यहां आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो पूरे क्षेत्र को, प्रदेश को सौगात देंगे। वो है ही शुभंकर और विकास परक जिस प्रकार से हमारे लिए वो विजन रखते हैं, खास करके आदिवासी अंचल में आकर के दीनदयाल जयंती के अवसर, दीनदयाल पुण्यतिथि के अवसर पर वो हम सबको संबोधित करेंगे। झाबुआ में पीएम के दौरे से पहले कार्यक्रम स्थल का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सभी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। पीएम के दौरे के समय हर जिले में 500 वीआईपी पास उपलब्ध करवाए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज कर्नाटक के मैसूर के दौरे पर हैं, जहां वो चामुंडेश्वरी माता के दर्शन करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। संसद के बजट सत्र के खत्म होने के बाद अमित शाह दक्षिण के दौरे पर निकल गए हैं। आज वो माता की शरण में आज कर्नाटक पहुंच रहे हैं। आज अमित शाह यहाँ चामुंडी पहाड़ियों पर माता के दर्शन करेंगे। जानकारी के मुताबिक मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में दर्शन और पूजन का कार्यक्रम है। मैसूर के सुत्तूर जत्रा महोत्सव में अमित शाह भाग लेंगे। बीजेपी कर्नाटक कोर ग्रुप के साथ अमित शाह बैठक करेंगे। लोकसभा क्लस्टर मीटिंग मैसूर के प्लाजा होटल में करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले कर्नाटक चुनाव के दौरान अमित शाह ने माता चामुंडेश्वरी के दर्शन किए थे। इस दौरान उन्होंने अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान चिक्काबल्लापुर जिले के सिड्डलघट्टा में रोड शो किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अपने दौरे के बीच अमित शाह ने पार्टी के नेताओं के साथ अहम बैठकें की थी। चुनाव की तारीखें जल्दी घोषित हो सकती हैं। इससे पहले बीजेपी के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कर्नाटक की जीत सुनिश्चित करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। पीएम मोदी महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह को आज डिजिटल माध्यम से संबोधित करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर गुजरात में आयोजित समारोह में कल राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर बड़े स्तर पर समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से लेकर कई दिग्गज हस्तियां शामिल हो रही हैं। आज पीएम मोदी स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह को वर्चुअली संबोधित करेंगे। स्वामी दयानंद जयंती समारोह में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। 12 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इस दौरान दुनिया भर से बड़ी संख्या में जुटने वाले आर्य समाज के अनुयायियों को राष्ट्रपति संबोधित करेंगी। महर्षि दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के सबसे तेजस्वी चिंतकों में से थे। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती का भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक और बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। संसद में श्री राम जन्मभूमि पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर राजनीति तेज हो गई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये पूरा मौका था भगवान रामलला मंदिर के प्रस्ताव पर चर्चा का, लेकिन ओवैसी से ये अल्फाज संसद में गूंजे, विरोध के स्वर तेज हो गए। बाबरी मस्जिद है और रहेगी बाबरी मस्जिद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। भले कुछ लोग कुछ भी कहे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। और जो जिस प्रकार से विरोध करते हैं वह उनके कुसंस्कार हैं, उनका प्रारब्ध है और उस प्रारब्ध के को कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं जहाँ पे कृपा राम की हुई तापे कृपा कर ही सबको। जिस पर राम की कृपा हो जाए उस सब पर उनकी कृपा होती है। अमित शाह ने राम मंदिर को लेकर ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने भारत के पंथ निरपेक्ष चरित्र को उजागर किया है। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ जब बहुसंख्यक समाज ने अपनी आस्था का निर्वहन करने के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी हो। और देखिए पंजाब से बड़ी खबर। पंजाब में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं।
बता दें आपको कि समराला में कांग्रेस की बड़ी रैली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरनतारन में चुनावी हुंकार है और ऐसे में यहां पर सियासी पारा काफी हाई है। आज पंजाब कांग्रेस एक कन्वेंशन करने जा रही है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। कांग्रेस की कोशिश है कि नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस ऑल की लड़ाई को खत्म करते हुए सभी नेताओं को एक मंच पर लाया जाए। नवजोत सिंह सिद्धू मंच पर आते हैं या नहीं, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। कांग्रेस का दावा है कि कन्वेंशन में 20,000 कार्यकर्ता जुटेंगे। कांग्रेस का ये शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। सामाजिक न्याय के लिए दृष्टिकोण चाहिए, विजन चाहिए, विचार चाहिए, वो मोदी जी के पास नहीं है। आम आदमी पार्टी नेता और पंजाब के सीएम भगवंत मान ऐलान कर चुके हैं कि वो पंजाब में लोकसभा चुनाव में अकेले उतरेगी। आज तरनतारन में मान के साथ केजरीवाल भी 2024 के चुनाव को लेकर हुंकार भरेंगे। इस दौरान गोइंदवाल साहिब में 540 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट की शुरुआत करेंगे। कल पंजाब के खन्ना में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पार्टी चंडीगढ़ की 1 और पंजाब की 13 सीटों पर 15 दिनों के भीतर उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। बिहार के विपक्षी खेमे में नीतीश सरकार के फ्लो टेस्ट को लेकर सियासी पारा बढ़ गया है। कल होने वाले फ्लो टेस्ट से पहले राजनीतिक दलों में विधायकों को लेकर काफी बेचैनी है। फ्लो टेस्ट को लेकर आरजेडी खेमे में सबसे ज्यादा हलचल है। पार्टी ने अपने 79 विधायकों को टूटने के डर से 5 देश रत्न मार्ग स्थित पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी के घर पर ही अगले 36 घंटों के लिए रोक कर रखा है। विधायक अपने सूटकेस में कपड़े लेकर तेजस्वी के घर पहुंचे। इससे पहले 3 घंटे तक आरजेडी की बैठक चली। 12 फरवरी को लेकर के हमारे नेता ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था खेल शुरू हुआ है। हमारे लिए 12 फरवरी का दिन कैलेंडर का एक आम दिन है। परेशानी जिनको हो रही है, सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। 12 फरवरी को बिहार में फ्लो टेस्ट होना है। बीजेपी के विधायक बोधगया में हैं। इस बीच आज देर शाम हैदराबाद से 17 कांग्रेसी विधायक लौटेंगे। आज जेडीयू ने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। ये बैठक मंत्री विजय चौधरी के आवास पर होगी। इधर जेडीयू और मांझी की पार्टी हम ने व्हिप जारी किया। हमारे चारों विधायक एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट देंगे, विधानसभा में हाजिर रहेंगे और सरकार के पक्ष में बात करेंगे। इधर यूपी में बागपत की लोकसभा सीट को बीजेपी आरएलडी को दे सकती है। बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की मुलाकात के बाद कई अटकलें लगाई जा रही हैं। हाथों का मिलना काफी कुछ कह गया है। संसद सत्र के समापन के बाद सदन के बाहर बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी बातचीत करते नजर आए। फिर दोनों ने हाथ मिलाए। इस दौरान सत्यपाल सिंह की बेटी भी मौजूद रही। गौरतलब है कि सीट समझौते के तहत बागपत की लोकसभा सीट आरएलडी को मिलने की संभावना है। इस बीच आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा गर्म है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ने तो तारीख भी साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को जयंत एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। जयंत चौधरी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ लोकसभा में 2 और 1 राज्यसभा की सीट का बंटवारा फाइनल हो गया है। बागपत और बिजनौर सीटों से आरएलडी लड़ेगी। बागपत से जयंत चौधरी की पत्नी चुनाव लड़ेंगी। एक राज्यसभा सीट भी आरएलडी को मिलेगी। खबर है कि सोमपाल शास्त्री को राज्यसभा आरएलडी भेजेगी। कहा जा रहा है कि जयंत के बहाने किसानों के बिखराव को भी बीजेपी रोकने में कामयाब हो जाएगी। कांग्रेस नेता और 3 बार के विधायक बाबा सिद्दीकी एनसीपी अजीत पवार ग्रुप में शामिल हो गए हैं। पार्टी में उनका जोरदार स्वागत हुआ। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी अजीत पवार की मौजूदगी में एनसीपी में शामिल हुए। बाबा के साथ महाराष्ट्र के कई पूर्व नाग सेवकों ने भी अजीत गुट का दामन थाम लिया। इस दौरान प्रफुल्ल पटेल के अलावा एनसीपी के कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। सिद्दीकी ने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को धन्यवाद दिया। आतिशबाजी के साथ उनका पार्टी में स्वागत किया गया। पार्टी में शामिल होने के बाद बाबा ने कहा कि मैं खुली किताब हूं। प्रफुल्ल पटेल के यहाँ नाश्ते पर चर्चा हुई थी। उसी दिन निर्णय हो गया था कि मैं 10 फरवरी को एनसीपी में शामिल होना है। अब का रोना जब चिड़िया क्या बोलते चुग गई खेल, अब तो हो गया ना। हमने कहा था और हो गया, प्रवेश हुआ और ढोल बाजे के साथ हुआ, ऐसा नहीं कि छुप छुप के हुआ।
बाबा सिद्दीकी पर अजीत पवार ने कहा कि सिद्दीकी को लेकर प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे से मेरी चर्चा हुई। सत्ता और विपक्ष में रहते हुए क्या काम किया सभी ने देखा। एमवीए के साथ रहकर सेकुलर विचारधारा छोड़ी नहीं। महाराष्ट्र और पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर पिछले दिनों में मुझे कदम उठाने पड़े। और देखिए बड़ी खबर कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस ने प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनके निष्कासन के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। कृष्णम ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह के लिए उन्हें आमंत्रित किया था। उसी समय से कयासों का बाजार गर्म हो गया था। पार्टी ने उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उन्हें 6 साल के लिए निकाल दिया है। जो कांग्रेस की नीति है वो कांग्रेस के ही कई लोगों को नहीं भा रही है, यह स्पष्ट हो गया। नहीं, राम जी का सपोर्ट करना कभी भी कांग्रेस का विरोध नहीं हो सकता। अगर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान राम पार्टी के मोहताज नहीं है, तो फिर ये कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की समस्या है। आचार्य कृष्णम पार्टी नेतृत्व को खरी खरी सुनाते रहे हैं। एंचोडा कंबो स्थित श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कुछ दिनों पहले कहा। आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा ने टीवी9 भारतवर्ष के साथ खास बातचीत की, जिसमें तौकीर रजा ने फिर धरना और गिरफ्तारी की चेतावनी दी है। जो बेचैन हो गए कि इतना बड़ा प्रोग्राम इतनी शांति से कैसे हो गया, तो वो हमारी बरेली को बदनाम करने के लिए, उसकी शांति भंग करने के लिए उन्होंने छतों से पथराव किया और हमारे प्रोग्राम को दाग लगाने की कोशिश की, बरेली को दाग लगाने की कोशिश की। जिसने बेईमानी की है, जिसने पथराव किया है, जिसने अमन पसंद लोगों के पत्थरों से सर फाड़े हैं, उन लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो मैं ये समझूंगा कि सरकार के दबाव में काम किया जा रहा है, इंसाफ के लिए काम नहीं हो रहा है। एफआईआर तो दोनों तरफ से हुई है। एफआईआर 10 तरफ से हो जाए। एफआईआर जो पत्थर मारता है वो भी कर देता है जाके, लेकिन वो लोग जो एफआईआर थाने में लेकर गए, असल में पत्थर उन्होंने चलाए, उन लोगों को थाने में बैठाया जाना चाहिए था, लेकिन बैलेंस बनाने के लिए उनकी एफआईआर भी हमारे खिलाफ लिखी गई है। ये अन्याय है। और मथुरा की विवादित जगह को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि राजस्व दस्तावेजों में शाही ईदगाह नाम से कोई भी भूमि दर्ज नहीं। आईटी के जरिए ताजा खुलासा ये किया गया है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के नाम से राजस्व दस्तावेजों में कोई भी भूमि दर्ज नहीं है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार अजय प्रताप सिंह ने आरटीआई के जरिए 2 जानकारी मांगी थी। पहली, शाही ईदगाह मस्जिद की भूमि किस व्यक्ति संस्था के नाम है। दूसरा, राजस्व अभिलेखों में शाही ईदगाह मस्जिद किस खसरा संख्या या मौज पर स्थित है। एसडीएम सदर के कार्यालय से जानकारी के मुताबिक राजस्व अभिलेखों में शाही ईदगाह के नाम से कोई भी भूमि दर्ज होने के कागजात नहीं है। खसरा संख्या 825 और खेवट 255 में आबादी नाम मालिक श्री कृष्ण जन्म स्थान दर्ज है। इससे पहले आरटीआई एक्टिविस्ट अजय प्रताप सिंह ने सूचना के अधिकार के जरिए पुरातत्व विभाग से मथुरा की शाही जामा मस्जिद की जानकारी मांगी थी। आरटीआई से मिली सूचना में जिसे ब्रिटिश हुकूमत काल के गजट 1920 का हवाला दिया गया है। इस बीच दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 18 फरवरी के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। इसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय परिषद के 8000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पुणे में गीता भक्ति अमृत महोत्सव में लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सीधे वहीं का रुख करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को यहीं से पैदा करते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत के अंदर उन्होंने जिस तेज को लहराया था, उस कालखंड में सोचिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए औरंगजेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है। यह अद्भुत शौर्य और पराक्रम की धरती है। इसलिए है क्योंकि पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनकी कृपा हमेशा यहां पे बरसती है। यहां के भक्तों ने अपने पूज्य संतों के सम्मान को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है,
उसका परिणाम है कि शक्ति भी साथ साथ उनकी चलती है। और यह शक्ति का अद्भुत संगम छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में महाराष्ट्र के माध्यम से हम सबको देखने को मिलती है। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुझे दायित्व दिया तो मैं आगरा गया था। तो आगरा में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है। और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जाना जाएगा ये म्यूजियम, और छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को वहां पर सजोने का कार्य पूरी भव्यता के साथ आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।